बेदर्दी से शादी भाग 5। देव की बात सुनकर नयनतारा उदास होकर कहा, ये चोट मुझे मेरी माँ से मिली है। देव ये सुनकर देव हैरान रह गया। नयनतारा ने अपना सिर नीचे झुकाकर आगे कहा, आप मेरी जिंदगी के बारे में सोचकर उदास न हो। देव, जो हो चुका है उससे कोई नहीं बदल सकता, और जो हमारे हाथ में है वो हमारा फ्यूचर है ना देव। कहकर वो मुस्कुराए। उसे मुस्कुराता देख देव ने उसके होठों को चूम लिया। उसने अपने शब्दों पर ध्यान देते हुए कहा, हम तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। मेरे होते हुए कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। तारा फिर उस टॉपिक को चेंज करते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे कोई दोस्त भी हैं? तो बताओ, मैं उन्हें पार्टी में इनवाइट कर दूंगा। उसकी बात सुनकर नयनतारा ने कहा, हाँ मेरे कुछ दोस्त हैं, मगर मैं खुद उन्हें जाकर इनवाइट करना चाहती हूँ देव। देव ये सुन बोला, ठीक है, जब तुम जाना चाहो तब बता देना। आज मैं ऑफिस के काम से बिजी रहने वाला हूँ। तो तुम्हें जिस चीज की जरूरत है तुम वो सर्वेंट या ड्राइवर से मंगा लेना। मैं आपको मिस करूंगी देव। कहते के साथ ही नयनतारा के होठों पर एक मुस्कान आ गई। यह सुन देव का सीना खुशी से चौड़ा हो गया। फिर उसने अपनी खुशी को छुपाते हुए कहा, हम तुम मुझे कॉल कर सकती हो। ये कहकर देव रुका। फिर उसे याद आया कि नयनतारा बिल्कुल किसी बच्चे की तरह है जिसे किसी चीज के बारे में पता ही नहीं होता। तो उसे अपना फोन दिखाते हुए समझाया, ये देखो ये फोन है, तुमने इसे मुझे किसी से बात करते हुए देखा होगा ना। तो अब से ये तुम्हारे पास रहेगा और तुम मुझसे बात कर सकती हो, लेकिन सिर्फ मुझसे, समझी। उसकी बात सुनकर नयनतारा ने हाँ में सर हिलाया और उसका फोन ले लिया और उस फोन को देखने लगी। देव ने खांसने का नाटक करते हुए कहा, आज हमारी शादी के बाद पहला दिन है, क्या तुम मुझे जाने से पहले एक गुड बाय किस नहीं दोगी? देव की बात सुनकर नयनतारा पहले तो असमंजस में पड़ गई। फिर उसने लैपटॉप लिया, उसमें गुड बाय किस सर्च किया। ये देख देव ने कहा, ये तुम क्या देख रही हो? तुम्हें किस सीखनी है? लाओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। कहकर उसने अपनी शर्ट का बटन खोला और फिर उसने बिस्तर पर बैठी नयनतारा का चेहरा अपने दोनों हाथों में होल्ड किया और उसे किस करने लगा। इस बार उसने नयनतारा को उसके होंठ को काटने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उसे इसके सबक के तौर पर अभी भी अपनी गर्दन पर वो निशान याद था। एक लंबी और पैसेंट किस शेयर करने के बाद देव ने नयनतारा के भीगे होठों को अपने अंगूठे से रब किया और कहा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें जिस भी चीज को सीखना हो वो भी मैं ही तुम्हें सिखाऊंगा। देव की इस बात पर नयनतारा ने हाँ में सिर हिलाया। देव फिर अपनी आज्ञाकारी पत्नी को भारी मन से छोड़कर बिना अपने फोन के ही ऑफिस चला गया। उसने सोचा कि वो ऑफिस जाकर अपने असिस्टेंट से एक नया फोन मंगा लेगा और उसे नयनतारा को कॉल करेगा। बजाज टेक्सटाइल कंपनी की पार्किंग में अपनी मर्सिडीज बेंज माई बैच कार को पार्क करके देव एविलेटर की हेल्प से बिल्डिंग के 18वें फ्लोर पर बने कंपनी के एक मीटिंग रूम में एंटर किया। उस मीटिंग में देव काफी लेट पहुंचा था, इसीलिए कई सीनियर शेयर होल्डर तो उससे नाराज थे। वहीं देव के दादाजी अधिपत्य बजाज उसे देखकर अपनी चेयर से खड़े हुए और उन्होंने देव को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, आप सब ने मेरे इस पोते के बारे में शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि ये 11 साल बजाज फैमिली से दूर रहा है। उनकी इस बात सुनकर नीरजा दीक्षित नाम की महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आई नो मिस्टर बजाज, आपके इस पोते को आपने मिलिट्री में सर्व करने के लिए भेज दिया था। वैसे मानना पड़ेगा, एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ आप काफी अच्छे देशभक्त भी हैं।
उस महिला से अपनी तारीफ सुनकर अधिपति बजाज प्राउड फील करने लगा। वहीं देव ये देखकर बस मुस्कुराए। वो अच्छे से जानता था कि मिस्टर बजाज का उसे मिलिट्री में भेजने के पीछे क्या कारण था। तभी एक शेयर होल्डर ने उठकर कहा, हाँ हाँ, हमारे नए सीईओ के बारे में मैं जानता हूँ। मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड से मैंने मिस्टर देव की काफ़ी तारीफ सुनी है। वैसे आपको तो मिलिट्री में काफ़ी अच्छी पोस्ट मिली थी, फिर यहाँ आकर बिजनेस संभालने की क्या ज़रूरत है? उसने मजाक बनाते हुए कहा। वो अपने इन शब्दों से लोगों को ये जताना चाहता था कि देव के सीईओ की पोस्ट के लिए कैपेबल नहीं है। वहीं उस शेयर होल्डर के इरादे को भांपकर देव ने कहा, मिस्टर रजत परिवार, मेरा सरनेम बजाज है, तो मुझे जरूरत पड़ने पर बजाज परिवार की मदद करने के लिए आना तो आना ही था। ये कहकर देव ने ये जता दिया था कि वो एक बजाज था जिसके पास ये सब आना ही था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे पसंद करे या नहीं। वहीं देव का करारा जवाब सुनकर मिस्टर परिवार चौंक के और उससे भी ज्यादा वो देव से अपना असली नाम सुनकर चौंके थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? इस लड़के को मेरा असली नाम कैसे पता है? अगर इसे मेरी असली नाम पता है तो इसे ये भी पता होगा कि पहले मैं एक घोटाले में फंस गया था, जिस वजह से मुझे मेरा नाम और शहर बदलना पड़ गया था। ये सोचकर ही उन्हें पसीना आने लगा था और वो डरते हुए देव को देखने लगा। इस समय देव ने उन्हें किसी दानव से कम नहीं लग रहा था। जब उनकी नजरें देव की नजरों से मिली तो वो हड़बड़ा गया। देव ने उनसे अपनी नजरें हटाते हुए कहा, दादाजी, मुझे इस कंपनी में कुछ चेंज करने हैं। आदित्य बजाज ने कहा, हाँ, जो तुम चाहते हो वो तुम कर सकते हो। आखिर आज से तुम ही बजाज ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक हो। ये सुनकर देव मुस्कुराया। उसने कहा, तो दादाजी, मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को अपना एक फैसला सुनाना चाहूँगा। और मेरा फैसला ये है कि आज से मिस्टर रजत, नीरजा और अखिलेश जी को आज ही इस कंपनी में लगाए हुए अपने शेयर बेचने होंगे। देव की ये बात सुनकर तीनों खड़े हो गए और उन्होंने कहा, लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? देव ने कहा, बिकॉज आज आप सबके घर रेड पड़ने वाली है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर काम करें जो अपने घरों में ब्लैक मनी और मन में लालच भर कर रखते हैं। मुझे इस कंपनी में बस वही लोग चाहिए जो इस कंपनी के ग्रोथ के लिए काम करें, ना कि ऐसा काम करें जिसकी वजह से इस कंपनी का फ्यूचर खतरे में पड़ जाए। है ना दादाजी? मैं पे आप भी यही चाहते होंगे। देव की बात सुनकर अधिपति बजाज ने फीकी मुस्कान के साथ हाँ में गर्दन हिलाई। वहीं देव की एक एक बात रजत, अखिलेश और नीरजा के चेहरे के रंग उड़ा रही थी। तभी बारी बारी उन तीनों के पास कई कॉल्स आने लगे, जिस वजह से तीनों मीटिंग रूम से निकल गए। ये देखकर वहां बैठे बाकी सभी शेयर होल्डर अंदर ही अंदर देव से डर गए। कहीं ना कहीं उन सभी ने भी कोई गलत काम किया ही था। वहीं दूसरी तरफ इस सब से आधिपत्य बजाज काफी नाखुश लग रहे थे। उन्होंने कहा, आपने ऐसा क्यों किया देव? देव ने कहा, दादाजी, आप नहीं चाहेंगे ना कि इन कुछ लोगों की वजह से आपकी कंपनी बर्बाद हो जाए? ये सुनकर उन्होंने कहा, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। उन्होंने बेमन से हामी भरी थी, क्योंकि उन्होंने खुद भी कुछ गलत काम किए थे, मगर वो देव के सामने ये नहीं बता सकते थे। वो जानते थे कि मिलिट्री ऑफिसर रहा है, अगर उन्होंने उसको अपने उन सब कर्मों के बारे में बताया तो शायद उनके घर भी ऐसे ही रेड पड़ सकती है। इसीलिए वो चुप रहे। देव की मीटिंग में कुछ और बातें डिस्कस की, जिसके बाद सभी शेयर होल्डर्स को उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। देव के दादाजी ने जाने से पहले कहा, देव,
तुम्हें सब कुछ अच्छे से हैंडल करना होगा। अब ये फैमिली तुम पर डिपेंडेड है। देव ने कहा, डोंट वरी दादाजी, मैं इस फैमिली को उस मुकाम तक पहुंचा कर रहूंगा जो ये फैमिली डिजर्व करती है। उसकी बात पर दादाजी ने कहा, ठीक है, तो आज तुम पार्टी में आ रहे हो ना? देव ने कहा, ऑफ कोर्स, आखिर में वो पार्टी मेरे वेलकम के लिए ही तो है। देव की बात सुनकर दादे पत्ते बजाज मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। बाहर आते ही उनके मैनेजर ने उनके पास आकर कहा, सर, मिस नीरजा, रजत और अखिलेश जी तीनों अपने शेयर बेचना चाहते हैं और आहूजा फैमिली उनके शेयर खरीदने के लिए तैयार है। मैनेजर की बात सुनकर अध्यपत्य बजाज ने कहा, ठीक है, तो आहूजा फैमिली के साथ हमारी मीटिंग फिक्स करो। वहीं दूसरी ओर देव की मीटिंग के बाद याद आया कि उसे अपने लिए एक नया फोन लेना था, इसीलिए उसने अपने पास खड़े असिस्टेंट से कहा, मिस लिली, क्या आप मेरे लिए एक फोन ऑर्डर कर सकती हैं? लिली ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, हाँ सर। इतना कहकर उसने किसी को कॉल किया और देव के लिए एक नया फोन ऑर्डर कर दिया। देव उसे वहीं कुछ फाइल्स मंगवाई और वहीं बैठकर उन्हें पढ़ने लगा, मगर चाहकर भी उसका ध्यान उनको पढ़ने में नहीं लग रहा था। आखिर में उसे फोन आने का इंतजार नहीं हुआ और उसने असिस्टेंट लिली से उसका फोन लेकर नैनतारा को कॉल किया, मगर उधर से नैनतारा ने कॉल पिक नहीं किया। देव को ये देख घबराहट होने लगी। जब नैनतारा ने देव के कॉल पिक नहीं किया तो उसे लगा कि शायद वो सो गई होगी, इसीलिए उसने आगे और कॉल्स न करने का फैसला किया। मगर उसे फिर भी बेचैनी हो रही थी, इसलिए उसने बटलर को कॉल किया और नैनतारा के बारे में पूछा। बटलर ने उसे बताया कि उसके जाने के बाद नैनतारा ने दरवाजा नहीं खोला था, तो शायद वो अभी तक सो ही रही होगी। ये सुनकर देव ने कॉल कट कर दिया। वो लिली के उस फोन को हाथ में लिया ही मुस्कुराने लगा। लिली ने फोन में झांक कर देखा तो देव फोन की और ही देखकर मुस्कुरा रहा था। उस फोन में लिली का कहा ही वॉलपेपर लगा हुआ था, इसीलिए लिली को लगा कि देव उसमें इंटरेस्टेड है, तभी वो मुस्कुरा रहा है। उसने देव के पास आकर कहा, मिस्टर देव। इतना कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और देव की टाई पर अपना हाथ रखा। ये देखकर देव ने अपनी गर्दन घुमाई और उसे एक खतरनाक लुक दिया। ये देखकर लिली डरकर उससे दूर हो गई और उसने कहा, सर, एक्चुअली मुझे मेरा फोन चाहिए। देव ने उसका फोन उसकी ओर उछाला और वहां से उठकर बाहर जाने लगा। उसके जाने के बाद लिली ने कहा, थैंक गॉड, बच गई। अब मुझे लग रहा है कि देव सर काफी एरोगेंट, इनकी पर्सनैलिटी सम्राट से काफी अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बस थोड़े से एफर्ट्स डालने होंगे। आखिर सर एक स्ट्रॉन्ग हैंडसम मिलिट्री मैन जो रहे हैं, इसीलिए थोड़े एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। उसने एक आह भरते हुए कहा और वो मुस्कुराई। फिर उसने विंडो ग्लास में अपने आप को देखा और अपनी शर्ट के 2 बटन खोल लिए। तभी पीछे से आवाज आई, मिस लिली, क्या आप मेरी शॉपिंग में हेल्प कर सकती हैं? ये सुनकर लिली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने मुड़कर चमकती आंखों से देव को देखा और कहा, यह श्योर सर। ये कहकर वो उसके पीछे पीछे चली गई। रास्ते में एक डिलीवरी बॉय देव के सामने आया। उसने देव को एक बॉक्स दिया। देव ने उस बॉक्स को नया फोन निकाला और जल्दी से उसे नैनतारा को कॉल किया, मगर तब भी नैनतारा ने उसका कॉल पिक नहीं किया। ये देखकर फिर से देव को नैनतारा की फिक्र हो रही थी, मगर वहीं उसे नैनतारा के लिए शॉपिंग भी करनी थी। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने अपने पीछे चल रही लिली को मुड़कर देखा और कहा, मिस लिली, क्या आप एक लड़की के लिए फीमेल अटायर खरीद सकती हैं? ये मेरा क्रेडिट कार्ड है। ये सुन लिली मुस्कुराने लगी। उसने सोचा शायद मिस्टर देव कहने में शर्मा रहे हैं कि वो पार्टी में मुझे अपने साथ अपनी फीमेल
पार्टनर बनाकर ले जाना चाहते हैं। वहीं देव को लिली की ख्याली पुलाव के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। जब उसने देखा कि लिली उसके हाथ से क्रेडिट कार्ड नहीं ले रही है तो उसने कहा, मिस लिली, क्या आप मेरी बात सुन भी रही हैं? हाँ हाँ, मैंने सुना मिस्टर देव, मैं एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आपके एड्रेस पर पहुंचा दूंगी। कहते हुए उसने देव के हाथ से क्रेडिट कार्ड लिया और वो अपनी कार लेकर ऑफिस से निकल गई। वहीं देव भी अपनी कार लेकर सनशाइन मैंसन विला उसने विले में एंटर करते ही बटलर से पूछा, क्या वो उठी? बटलर ने कहा, नहीं नहीं छोटे मालिक, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला है। देव ने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ। कहकर वो खुद स्टेयरकेस से होकर अपने बेडरूम में गया। उसने बेडरूम के डोर के पास लगे सिक्योरिटी लॉक में पासवर्ड डाला और दरवाज़ा खुल गया। वो सूज उतार कर अंदर गया। वहां उसे नैनतारा को बिस्तर पर सोते हुए देख एक ठंडी आ भरी वहीं सोई हुई नैनतारा ने करवट ली। करवट लेते ही वो बिस्तर से गिरने को हुई। ये देख देव पलक झपकते ही उसके पास आ गया और उसने नैनतारा के चेहरे को पकड़कर कहा, उफ, एक थका देने वाले दिन के बाद बीबी का सुकून भरा चेहरा देखना कितना अच्छा लगता है। तारा ने उसकी बात सुनकर पूछा, क्या कहा आपने? यही कि मैं तुम्हें कितने फोन किए थे, बटलर भी तुम्हारे बारे में पूछने के लिए यहाँ आया था। वो दरवाजा खटखटाता रहा और मैं कॉल्स पर कॉल्स करता रहा, मगर तुम थी कि कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। जानती हो मेरे दिल की धड़कन कितनी बढ़ गई थी। उसने ये सब एक सांस में कहा। तभी उसकी नजर डरी हुई नैनतारा पर गई तो उसे अपनी टोन बदलते हुए उसने एक एक शब्द बड़े ध्यान देते हुए कहा, तारा, तुमने एक बार भी कॉल पिक नहीं किया। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? देव की बात सुनकर नैनतारा ने अपनी उंगली से इशारा किया और कहा, मुझे माफ कीजिएगा स्वामी, लेकिन आपके दिए हुए उस फोन ने से कुछ ऐसी आवाज आ रही थी जिनमें से मेरी नींद खराब हो रही थी, इसीलिए मैंने उसे पानी के अंदर डाल दिया। जब देव ने उसकी उंगली के इशारे का पीछा किया तो उसने देखा कि एक टेबल पर फिश एक्वेरियम रखा था जिसके अंदर उसका दिया हुआ फोन घूम रहा था और सारी फिशेस फोन के इर्द गिर्द घूम रही नजर आ रही थी। ये देख देव के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर उसने उससे फोन को वहां से निकाला। वो फोन काफी अच्छी क्वालिटी का था, इसीलिए अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। देव ने उस फोन को ऑन करते हुए तारा से कहा, देखो, जब ये फोन में ऐसी आवाजें करता है इसका मतलब है कि मैं तुम्हें याद कर रहा होता हूँ, इसीलिए तुम्हें एक स्वाइप करना है। ऐसे फिर तुम मेरी सॉफ्ट वॉइस सुन सकती हो। नैनतारा ने उसकी बात सुन उबासी ली। देव ने समझा रहा था कि वो इस सब को समझने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसे लगा कि उसे एक अच्छे टीचर को हायर करना होगा ताकि वो नैनतारा को ये सब सिखा सके। उसे अकेले सरवाइव करने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था, क्योंकि अगर उसे अपने मिशन के लिए कहीं जाना पड़ा तो शायद नैनतारा सरवाइव नहीं कर पाएगी। अपने मिशन के बारे में सोचकर देव चिंतित दिखाई दे रहा था। अपने मिशन के बारे में सोचकर देव नैनतारा की फिक्र सता रही थी। तभी उसे याद आया कि उन्हें वेलकम पार्टी में जाना था, इसीलिए वो जल्दी से वहां से उठा। उसने सोचा कि वो थोड़ी देर नैनतारा को सोने देगा और इतने में वो खुद पार्टी के लिए तैयार हो जाएगा, इसीलिए उसने सोता छोड़कर वहां से ले गया। रात के 9 बजे नैनतारा और देव एक दूसरे का हाथ होल्ड किए हुए बजाज मैंसन में ऑर्गेनाइज की हुई उस पार्टी में एंटर हुए। उन्हें आने में काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि देव लिली का काफ़ी देर तक लिली के ड्रेस लाने का इंतज़ार करता रहा था, मगर वो ड्रेस लेकर नहीं आई थी। तो देव ने एक पुरानी पड़ी रेड साड़ी को उसे पहनाया था। उसने काफ़ी समय लेकर यूट्यूब से साड़ी बांधना तो सीख लिया, मगर असली प्रॉब्लम तो साड़ी का ब्लाउज था
क्योंकि नैनतारा की कमर काफी ज्यादा पतली थी, इसीलिए वो ब्लाउज उसके लिए काफी लूज था। जैसे तैसे करके देव ने सेफ्टी पिन से उसे सिक्योर किया था और उसे पार्टी में लेकर आया। उसने एंट्रेंस पर ही खड़े रहकर नैनतारा के कान में कहा, ज्यादा हिलना डुलना मत वरना पिन तुम्हें लग सकती है। ये कहते हुए उसने नैनतारा के मेकअप पर एक नजर डाली। उसका मेकअप भी उसी ने किया था, मगर मेकअप के चक्कर में उसने नैनतारा के बाल जल गए थे, जिसकी वजह से नैनतारा घंटों रोई भी थी। उसे मुश्किल से उसे चुप कराया और उसके जले हुए बालों को काटकर नैनतारा को पूरी तरह से एक डिफरेंट लुक दे दिया था। पहले नैनतारा के बाल बहुत लंबे और घुंघराले थे, मगर अब उसके कंधे तक आते हुए बाल भी काफी अच्छे लग रहे थे। देव को उसे इस तरह देखकर मुस्कुरा रहा था, फिर ना चाहते हुए भी उसकी नजर नैनतारा की कमर पड़ गई। उसका मन बार बार उसकी पतली कमर को छूने का कर रहा था, मगर पार्टी में आकर उन्हें थोड़ी दूरी तो मेंटेन करनी थी, इसलिए उसने एक ठंडी आह भरते हुए उसके हाथ छोड़ दिया। वहीं उनसे दूर खड़ी नित्या बजाज देव को देख चिढ़ रही थी। वो चलकर देव के पास आई। उन्होंने अपने होंठ पर एक फीकी मुस्कान सजाए देव से कहा, क्या मैं इस लड़की को कुछ देर के लिए अपने साथ ले जा सकती हूँ? देव ने कहा, श्योर मॉम। उसने मॉम शब्द सुनकर नित्या बजाज अंदर ही अंदर देव को 1000 बार कोस चुकी थी। उन्होंने सोचा था कि वो नैनतारा को यहाँ से ले जाकर उसकी काफी इंसल्ट करेगी, जिसकी वजह से सब लोग देव का मजाक उड़ाएंगे कि देव ने किस तरह के दोस्त बनाए। ये सोचकर नित्या बजाज ने नैनतारा का हाथ पकड़ा, उसे अपने साथ ले गई। वहीं लिली अब जाकर पार्टी में पहुंची थी। वो पहले देव के सनशाइन विला पहुंची थी, मगर उसे नौकरों ने बताया था कि देव पहले ही पार्टी के लिए निकल चुका था, तो वो यहाँ आ गई। उसने देव को यहाँ वहाँ देखा, तो उसे देव देखा तो वह दौड़कर उसके आगे आए। एक बार को तो देव को देखकर कुछ बोलना ही भूल गई, क्योंकि देव ने वाइट शर्ट, वाइट यूरोपियन स्टाइल का सूट पहना हुआ था। उसके सिल्की बाल माथे पर आ रहे थे और उसी के साथ उसकी पॉकेट के पास एक बेहद अट्रैक्टिव ब्रॉच लगा हुआ था, जिस पर टाइगर का डिजाइन बना हुआ था। मगर तभी लिली का ध्यान एक और चीज ने खींचा। वो थी देव के नेक पर लगी बैंडेज। मिस लिली, वेयर इज माय क्रेडिट कार्ड? देव ने उससे पूछा। यह सुनकर लिली ने उसका कार्ड उसकी पॉकेट में रखा और फिर अपना हाथ देव की चेस्ट पर रखते हुए कहा, मिस्टर देव, ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है? लिली की यह हरकत देख गुस्से से देव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खुद से दूर करते हुए बोला, इस लिली, बिहेव योर सेल्फ। देव की आंखों में गुस्सा देख लिली को लगा कि उसके लेट होने की वजह से वो उससे नाराज है, तो उसने सोचा कि अगर उसे देव को अभी नाराज कर दिया तो आगे उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए उसने देव का हाथ फिर से पकड़ा और कहा, मिस्टर देव, मुझे आपको सम्राट सर से रिलेटेड एक बेहद इम्पोर्टेंट बात बतानी है। प्लीज आप मेरे साथ चलिए। ये सुनकर देव उसके पीछे एक खाली कॉरिडोर की ओर ले गया। वहां आते ही देव एक दीवार की ओर झुक गया और लिली के कुछ बोलने का इंतजार करने लगा, मगर लिली ने बेगर कोई बात बोले देव की शर्ट के बटन खोलने की कोशिश करने लगी। ये देख अब देव समझ रहा था कि लिली क्या करने की कोशिश कर रही है। उसे जलती हुई आंखों से लिली को देखते हुए कहा, मिस लिली, हाउ डे यू टच मी? मिस्टर देव, आई नो आप मुझसे नाराज हैं, बट नाउ आई विल सेटिस्फाई यू। लिली सेड्यूस वॉइस में कहा, चुप, एकदम चुप, निकल जाओ यहाँ से अभी, और मुझे कभी ऑफिस में भी दोबारा दिखाई मत देना, अंडरस्टैंड? एंड अगर मुझे तुम्हें यहाँ दिखाई दी तो सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। देव ने यह बेहद गुस्से के साथ कहा था। अब लिली को समझ आ गया था कि उसने शायद चीजों को बहुत ही गलत तरीके से समझा था, इसीलिए वो जल्दी से अपने कपड़े ठीक करके कहने लगी, मिस्टर देव, मैं अपनी
गलती मानती हूँ और आपकी दी हुई ये ड्रेस मैं कल आकर आपको वापस कर दूंगी। तुम्हारे पहनने से ये ड्रेस अब गंदी हो चुकी है, सो गेट आउट। देव ने कहा। ये सुनकर लिली कांप गई और वहां से भाग गई। भागते हुए वो विश्वास से टकरा गई, जो कि देव से मिलने वहीं आ रहा था। लिली ने उसे सॉरी कहा और वहां से निकल गई। वहीं देव अभी भी उस दीवार से सटक कर खड़ा था। उसने अपनी शर्ट के बटन फिर से ठीक किए, तभी विश्वास उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला, अपने उस हाथ को देव के सामने करते हुए कहा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? देव ने उसकी बात सुनकर लाइटर उठाकर उसके सिगरेट को जला दिया। ये देख कर विश्वास मुस्कुराया। उसने सिगरेट का एक कस लिया और कहा, क्या वो हॉट एंड सेक्सी लड़की तुम्हारी सेक्रेटरी थी? देव ने हाँ में सर हिलाया। विश्वास ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रहे हो? घर वाली भी और साथ में बाहर वाली भी हम। देव ने उसे एक लुक दिया और कहा, सीधे सीधे कहो, क्या कहना चाहते हो? ये सुनकर विश्वास ने कहा, तुमने सिगरेट जलाकर इतनी बड़ी हेल्प की है, तो उसके बदले में मैं तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प करना चाहता हूँ। और वो किस तरह की हेल्प होगी मिस्टर आहूजा? देव ने पूछा। विश्वास ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन सकता हूँ, जिससे कि तुम्हें बजाज फैमिली को बर्बाद करने में आसानी होगी और साथ ही मेल असिस्टेंट को देखकर तुम्हारी वाइफ को भी मुझसे जलन नहीं होगी। विश्वास की बात सुन देव ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, सीधे सीधे कहो विश्वास की तुम मेरे करीब रहना चाहते हो। मैंने पहले अफवाह सुनी थी कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है, मगर आज मुझे लग रहा है कि शायद वो अफवाहें सच थी। आई एम राइट मिस्टर आहूजा? ये सुनकर विश्वास हंसने लगा। फिर उसे समझ आया कि देव उसे कहना क्या चाह रहा है, तो उसके चेहरे का रंग उतर गया और उसने फटी आंखों से देव की ओर देखा।